अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, वीकेंड का जब शो होता है तो हमारी कोशिश होती है पूरे वीक को रिकैप करें, और इस वक्त तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं कुछ ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि किस सिम में बातें जाएंगी, क्योंकि ट्रांजिशन हुआ है। अभी आपको पता है कि नजम सेठी साहब ने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ जब चेयरमैन पीसीबी तो नहीं बने अभी, लेकिन चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़रूर हैं, और अब नज़रें उनकी तरफ है कि हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, इसी तरह और बहुत सारी इंतजामी तब्दीलियाँ जो हैं वो मतवक्के हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल कल अनाउंस हो गया, और आतिफ राना साहब जैसे कल मेरे शो में कह रहे थे कि लग ऐसे रहा है जैसे माजी लौट कर जो है वो वापस आ गया है, क्योंकि वही नजम सेठी साहब, वही पाकिस्तान सुपर लीग और वही एक्साइटमेंट अब फील हो रही है, क्योंकि 13 फरवरी से लीग का आगाज़ है। लेकिन जिस शख्सियत को आज ने मदऊ किया है, मकसद ये है कि जो सारे मामला इस पर चल रहे हैं उन पर उनकी राय ली जाए, और बड़ी खबरें इनसाइड इनके पास होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ इनसाइड स्टोरीज जो हैं वो ज़रूर हम जानने की कोशिश करें। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, तजियाकार माजिद भट्टी साहब ऐसे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैंने ठीक कहा सर कि नई जो एक मैनेजमेंट आती है तो उसके बाद एक है वो एक क्यूरियोसिटी की क्या तब्दीलियाँ होंगी, और इसी फेज से हम गुजर रहे हैं। देखें गफ़ार, पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाए, पीसीबी में रिजीम चेंज हो जाए तो क्या साराइयाँ और गॉसिप्स ये तो रहते हैं मार्केट में जी। लेकिन कल जो मुझे सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के खुशी हुई जी, एक तो माशाल्लाह उनका जो मीडिया का बैकग्राउंड है, वेल ड्रेस थे, और ख़ास तौर पे उन्होंने मफलर जो मफलर तो उनकी पहचान बन गया है। हाँ, वो तो बड़ा एक मतलब सेठी साहब को कहेंगे भाई देखें कोई अगर इससे कोई मिलता जुलता है तो हमें भी एक दे दें ताकि PSL स्पेशल क्यों ना हो जाए। हाँ। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ थी कि एक थॉरो प्रोफेशनल, साफियों ने सख्त सवालात भी किए, किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं की। माजी में जो हम देखते थे कि शटअप कॉल मीडिया को दी जाती थी, मीडिया को चुपते हुए जुमले कहे जाते थे, अगर कोई पैसों पे सवाल कर रहा है तो कहते थे कि इतने आने खर्च हुए हैं, तो मतलब सख्त सवालात का उन्होंने बहुत एक अच्छे अंदाज में, जिस तरह होता है कि आप बड़े ओहदे पे, बड़े मनसब पे जब बैठे हों तो ये वक्त का तकाजा होता है कि आप उसी अंदाज में गुफ्तगू करें। तो मुझे उनकी गुफ्तगू पसंद आई। जिस तरह उनके बेटे अली सेठी के बारे में सवाल हुआ, वहाँ भी उन्होंने कहा कि भाई अली के पास तो अभी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, फिर मेरे जाने के बाद किसी और PSL में आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में अभी तक, हालांकि जज करना बहुत मुश्किल है, कोई मेजर उन्होंने डिसीजन लिए नहीं। एक सीरीज़ हुई उसमें भी हम वनडे मैचेस हार गए, लेकिन मुझे उम्मीद है जो आतिफ भाई की आप बात कर रहे थे, राना आतिफ साहब जो बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये PSL भी सक्सेसफुल होगा, और PSL का जो सॉन्ग होगा, ये देखें सेठी साहब के जो एक खासा रहा है, वो सीटी बजेगी, वो गालिबन पहले साल क्या था, पहले साल था वो आज 8वां सीज़न PSL का शुरू हो रहा है। आज भी लोग फवाद अहमद को उसी तरह याद करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक दो चीज़ें ऐसी यूनिक होंगी, क्योंकि ये इस ब्रांड को बनाने वाले सेठी साहब हैं। तो मेरा ख्याल इस ब्रांड को उनके आने के बाद ये ब्रांड मजीद ऊपर जाएगा। बिल्कुल, आतिफ राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैंने उनसे पूछा, क्योंकि बिल्कुल अभी आधा घंटा ही हुआ था कल जब हम 5 बजे शो कर रहे थे, तो 4:15 पे ही नजम सेठी साहब ने 37 मिनट की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, माजिद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी खुशगवार माहौल में रही। उन्होंने चीज़ें अच्छी बताई, और लग रहा था जैसे हम 2016 में वापस चले गए हैं, जब इस लीग की शुरुआत हो रही थी। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। करेंगे प्रोग्राम के आखिर से मैं ज़रूर वुमेन टीम्स के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की अंडर-19 वुमेन टीम तो अच्छा खेल रही है, लेकिन मेंस टीम, वुमेन टीम जो मेन टीम है वो तो शिकस्त खा गई। लेकिन अच्छा लगा कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने जाके कम्पीट भी किया, और एक अच्छा गोल भी हमें देखने को मिला। माजिद भाई, अब डेफिनेटली आज जब हम प्रोग्राम से पहले ही बात करते, समीउल हसन बर्नी साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बताया कि 2:30 बजे मंडे को हम फिर मिलेंगे, और अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है वो भी थोड़ी क्यूरियोसिटी है। फैंस हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या ऐलानात होने वाले हैं, कोई हिंट तो नहीं है शायद इतनी जल्दी, लगता नहीं। मैंने आप ही की न्यूज़ देखी थी कि सिलेक्शन कमेटी की तो इतनी शायद जल्दी अनाउंस ना हो, लेकिन 2:30 बजे दोबारा मिल रहे हैं, तो एक एलिमेंट ऑफ एक्साइटमेंट तो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। गफ़ार, आप भी पिछले दिनों दुबई में थे। जी। तो वहाँ पर जो साइडलाइंस पे इनकी मुलाकातें हुई हैं इंडियन बोर्ड के लोगों से। एशिया कप देखें, इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन टारगेट है, ये PSL तो चलें अब 13 तारीख से शुरू हो जाएगी। मेन टारगेट जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि किसी तरीके से एशिया कप को हम पाकिस्तान लेकर आए। अगर नहीं लेकर आते तो UAE में अगर
इंडिया कहता है कि आप, या एशियन क्रिकेट काउंसिल कहती है जी। तो फिर फॉरेन ऑफिस के पास पीसीबी जाएगा कि आप हमारी रहनुमाई करें कि क्या हम होस्ट कर लें। जी जी। क्योंकि श्रीलंका ने भी अपना टूर्नामेंट वहाँ होस्ट किया, इंडिया ने भी 2018 में अपना टूर्नामेंट यूएई में होस्ट किया था। एक तो एशिया कप, दूसरा पीसीबी को जो मेन ख़तरा है मेरा ख्याल में सेठी साहब, अब माजी के जो लोग गए हैं ताल्लुकात ख़राब करके, तो सेठी साहब का जो अब मेन फोकस है 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, ऐसा ना हो कि एशिया कप के साथ साथ हम उसकी मेज़बानी भी गंवा दें। ये तो चलें, इसमें इंडिया डोमिनेट कर रहा है, वहाँ आईसीसी का मेन मसला है। लेकिन एशिया कप में हमारे पास इस वक्त एक चीज़ है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सेठी साहब ने अपने पिछले दिनों इंडियन चैनल पे हमारे दोस्त विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू में कहा कि हो सकता है फिर पाकिस्तान ये थ्रेट कर दे कि हम भी नहीं जाएंगे इंडिया वर्ल्ड कप खेलने। सितंबर में एशिया कप होना है, अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना, तो देखें अब पाकिस्तान के लिए स्कोर सेटल करने के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लीगल इश्यूज़ हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ हेड कोच का भी एक मामला है। मेरे ख्याल में अब चूँकि पीएसएल शुरू हो रही है, अगर सिलेक्शन कमेटी आ जाती है तो वो सिलेक्शन कमेटी पीएसएल के मैचेस देखेगी। अगर वहाँ टैलेंट कोई नया लड़का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आता है जी। तो सिलेक्शन कमेटी को टास्क दे देंगे, भाई आप भी जाके पीएसएल में देखें, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आ जाना है। तो सेठी साहब आपको पता है कि वो हंगामी हालात में काम करने के तो आदी हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक आध तो कोई बड़ा डिसीजन मंडे को होने जा रहा है। हमें याद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल के लिए शहरयार साहब और सेठी साहब ने मिलकर जब पीसीबी की बागडोर संभाली भी थी तो कितने अच्छे और मुस्बत फैसले लिए गए, क्योंकि माजी भाई बड़ी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। आपने सही कहा कि दुबई में हम थे और हमने चीज़ों पर थोड़ी नज़र रखी, मुलाकातें हुई मुखातिब साहब से भी, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी, फिर ACC के हुकाम से भी, और यही बात एक क्यूरियोसिटी रही। हमारी सुभान अहमद साहब से मुलाकात हुई जो कि अब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के CEO हैं, तो यही मौजू बहस रहा सबका कि क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत आना नहीं चाहता। पाकिस्तान भारत लेके जाए तो रमीज़ राजा साहब के उस टांस के बाद जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है बड़े हाई हैं। तो आप बड़े सीजन स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है हमारे लिए, चूँकि ज़बरदस्ती भारत को ला नहीं सकते, भारत के बगैर करा भी नहीं सकते शायद, और यूएई में अगर हम जाएंगे और फिर हमें भी भारत जाना है तो फिर इसको वो जो आप बात कर रहे हैं वो बराबरी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे पीछे होगी। क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन हैं? देखिए, जो आपने सुभान अहमद की बात की, हम इतने बदकिस्मत हैं कि हमने अपने अच्छे लोगों को लूज कर दिया, जिनकी खिदमात से अब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। लीग खड़ी कर दी उन्होंने। मैं सुभान अहमद को उस वक्त से जानता हूं जब उन्होंने गालिबन 95 या 96 में नेशनल स्टेडियम में अपना कैरियर शुरू किया। वो सुभान अहमद और आज के सुभान अहमद, मेरी अभी सितंबर में उनसे दुबई में मुलाकात हुई थी। जी। तो सुभान अहमद का इतना बड़ा नाम था, हमने उनको लूज़ कर दिया। इवन हमारे पास, बल्कि आपके तो इस डॉन न्यूज़ के साथ ही थे इमाद हमीद, उनको भी हमने लूज़ किया। ये सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के, अब अक्सर हमारे सियासतदान कहते हैं ना कि 7 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर नौकरियां कर रहे हैं, तो हमारे क्रिकेट में भी तो देखे ना। बिल्कुल। अजहर महमूद, कल मैं देख रहा था अजहर महमूद को कि IL T20 में वहाँ किसी टीम की कोचिंग कर रहे हैं। तो हाँ, तो हमने अपने अच्छे लोगों को लूज कर दिया। ये लोग सेठी साहब को मदद कर सकते थे, लेकिन सेठी साहब के लिए बहरहाल चैलेंजेस हैं। ज़ाहिर है उनको एक नई टीम बनानी है, जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट में लॉबिंग भी करनी है, इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना तजर्बा नहीं है। लेकिन एक कल सेठी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो ट्वीट किया टिकटों के हवाले से, चलें वो तो अच्छा है, जरा हमारे पे प्रेशर, आप पे प्रेशर कम हो गया, हम तो आपसे भी मांगते हैं ना। जी। लेकिन जो सेठी साहब ने एक अच्छी बात कही मुलाजमतों के हवाले से कि लोग नौकरियां मांगते फिर रहे हैं, तो अगर सेठी साहब ये प्रोग्राम देख रहे हैं या उनको ये क्लिप मिल जाए, मेरे ख्याल में अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट पे वो एहसान कर देंगे ना, अगर वाकई कोई टैलेंटेड है और डिजर्विंग है तो उसको ज़रूर नौकरी दें। क्योंकि पिछले इन 2 हफ्तों में बहुत सारे चेहरे हमने देखे जो अब सामने नजर आ रहे हैं, जो हर दौर में होता है। वो कहते हैं कि जी मुझे ये पोस्ट मिलने वाली है, कोई कह रहा है मैं इस पोस्ट पे आ रहा हूँ। तो इस तासुर को अगर अपने फैसलों से सेठी साहब ज़ायल कर दें, और वो लोग, ठीक है माजी में हो सकता है कि वो उनके लिए जो कैंपेन चल रही थी उसमें रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट अगर सेठी साहब लेकर आ जाएं। लेकिन ये एशिया कप
जाहिर है बिल्कुल वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये एशिया कप मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में हो जाता है तो जिसके चांसेस अभी रिसेंटली भी जो वहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ से जो बयानात आ रहे हैं लग मुश्किल रहा है, लेकिन एटलीस्ट अगर एशिया कप नहीं होता, एशिया कप को चले पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिल जाते हैं जी, लेकिन कोई कमिटमेंट अगर इंडिया कर दे कि भाई 2025 में पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर ये नज़ीर कायम हो गई ना कि भाई 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को उस वक्त देखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में तनाव है, फिर इंडिया 2025 में भी पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। अच्छा, ये बड़ी बदकिस्मती है माजिद भाई कि अभी आज खबरें इंडियन मीडिया मौजूद हैं और आप भी उससे वाकिफ़ होंगे कि वर्ल्ड T20 जब अब हो रहा है अगले साल, तो जी पाकिस्तान भारत के मैचेस को अमेरिका में रखकर वहाँ फिर वही रेवेन्यू जनरेशन की बात की जा रही है। यही ECB जो है ना अपने ग्राउंड्स के लिए आज तक पाकिस्तान इंडिया मैच की राह तकते हैं कि भाई जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, दुबई शारजाह का जो माहौल होता है एकदम से तब्दील। आयल T20 में मौजूद थे, अच्छा एफर्ट है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं हैं, इंडियन प्लेयर ज़्यादा नहीं, यूसुफ पठान और एक दो के अलावा, तो वो मेला नहीं सजा। जैसे बाला उन्होंने अपनी लीग ज़रूर लॉन्च कर दी। सो ये बड़ी बदकिस्मती है सर कि ये दो जो जाइंट्स हैं ये इस बात को उस टेबल पे ला नहीं सके। स्पेशली इंडिया का इसमें बहुत बड़ा एक मतलब किरदार है कि वो बैठना ही नहीं चाहते, खेलना नहीं चाहते, वरना क्या पैसे कमाए दोनों बोर्ड मिलकर। और ये एशिया कप वर्ल्ड कप अगर इनके बलबूते पे चल रहा है तो सोचें अगर ये आपस में बायलैटरल खेलें तो ये दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड दोनों इकट्ठे चल रहे हों। देखें गफ़ार, ये सारा ना टू वे ट्रैफिक है। अगर इंडिया कह दे कि जी हम इस वक्त क्रिकेट में सुपर पावर हैं, नो डाउट इंडिया की एक जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडिंग है उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर इंडिया अकेला ग्राउंड में उतर जाएगा, MCG में जो अभी चैंपियन इसमें T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, अगर इंडिया की टीम अकेली होती और सामने सपोज करें जिम्बाब्वे होता, तो जाहिर है फिर ये 95-96 हज़ार क्राउड नहीं आता। लेकिन पाकिस्तान की भी तो एक वर्थ है ना, और इस काम के लिए इस मौके पे मेरे ख्याल में सेठी साहब से बेहतर कोई शख्स नहीं है कि इंटरनेशनली भी जिस तरह उन्होंने जो विक्रांत गुप्ता को इंटरव्यू दिया, जिसने इंडिया में सुना होगा उसने यकीनी तौर पर उससे इंस्पायर हुआ होगा कि ये शख्स जो है ये बोंगिया नहीं मारा कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने बड़े धीमे स्टाइल में, जो उनका स्टाइल है, ज़ाहिर है इतने बड़े एंकर हैं, उनसे कोई जीत तो नहीं सकता, सहाफ़ी इतने बड़े हैं, लेकिन सेठी साहब चूँकि डिप्लोमेसी भी जानते हैं और जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इवन मैंने तो 2016 में सेठी साहब को इंडिया में भी देखा कि वहाँ पर भी इनके बहुत बड़े बड़े लोगों से दोस्तियाँ हैं। तो उन्होंने अनुराग ठाकुर का उसी इंटरव्यू में जिक्र भी किया। बिल्कुल। तो उन दोस्तियों को अगर मेरे ख्याल में देखें, हम एशिया में ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। तो सेठी साहब अगर ये चीज़ ICC को रियलाइज़ करवा दें कि भाई देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप खेलना चाहता है तो ठीक है, आप वर्ल्ड कप का मैच खेल लें। गुजरात का जो स्टेडियम है जिसकी 1 लाख की गुंजाइश है, अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो वो स्टेडियम नहीं भरेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान चला गया तो 1 लाख लोग अंदर होंगे, 1 लाख लोग बाहर होंगे जो अंदर जाना चाहेंगे। लिहाजा पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है। ये आपका शो देख लेना, अगर मैं कहूँ जी मैं मेरे प्रोग्राम में आने से इतनी रेटिंग मिलती है, तो भाई प्रोग्राम का होस्ट ही नहीं है, मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो रेटिंग कहाँ से मिलेगी। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो एक अहमियत है, उस अहमियत को सेठी साहब को अब वहाँ पर मनवाना है। तो मेरे ख्याल में बजाय है कि लड़ाई झगड़े करके, उनको थ्रेट्स करके, प्यार मोहब्बत से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। बिल्कुल, ये है खासा नजम सेठी साहब का, जो कि टीम यहाँ पर आई उस वक्त जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि PSL के प्लेयर्स को भी बड़ी मोहब्बत से, जैसे माजिद भाई ने कहा ना कि ये तरीका भी है कि आप कायल करके, यकीन दहानियाँ कराकर और एक आगे बढ़ने की सोच के साथ भी लेकर भी। बिल्कुल। तो पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बहुत सारे और टॉपिक्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ हमारे जो और इस पर डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जरूर मैं माजिद भाई से भी बात करूँगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदीद जनाब। हम बात करें अब्दुल बाजी भट्टी साहब से। भट्टी साहब, डेफिनेटली अब ये लोग सुनना चाह रहे हैं कि वो जो हेड कोच का मामला है, चीफ सेलेक्टर वाला मामला है, आपको क्या लग रहा है कब तक इसमें फैसला होगा? और अभी हम मौजूद थे जो दुबई में, तो एंडी फ्लावर ने तो कहा जी मैं दस्याब नहीं हूँ। टॉम मूडी से हमने इंटरव्यू किया, दस्याब नहीं है। मिकी आर्चे की तो प्रेस रिलीज आ गई। तो लगता है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर जो कोचेज अब इंगेज हो गए हैं, किसी भी बोर्ड के लिए किसी भी इंटरनेशनल कोच को हायर करना इतना आसान नहीं रहा। अच्छा, मैं गफ़ार ज़रा एशिया कप का जो उसमें एक छोटा सी चीज़ ऐड कर दूं। अगर पाकिस्तान चाहे, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो हैं वो दुबई या अबू धाबी में खेल लें, ठीक है। देखें 1.5 घंटे की तो फ़्लाइट है कराची की, लाहौर भी डेली कई फ़्लाइट्स आती हैं, मुल्तान भी, पिंडी भी। बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो जाए,
ठीक। इंडिया से अंडरटेकिंग ले लें कि अगर फाइनल में इंडिया पाकिस्तान पहुंचे तो फिर आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये एक मेरे जहन में तजवीज़ अच्छा, है। ये तजवीज़ हमने उस सारे क्योंकि अभी दुबई में मौजूद थे और वहाँ सारे स्टेक होल्डर से बात की, उसमें एक आर्गूमेंट आया, उन्होंने कहा जी इसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि आपकी एक देखिए टीम, पाकिस्तान इंडिया हाँ वो की ठीक है, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स है ना सर, और जो इवन जो आपकी एक एक चीज़ जो ग्राउंड पे इंस्टॉल होती है वो एक शहर में तो हो सकती है, लेकिन आपकी बात भी ठीक है, अगर कराची लाहौर की फ्लाइट 1.5 घंटा तो दुबई में पौने 2 घंटा है, तो मैनेज तो किया जा सकता है। बाकी सर आपको क्या लगता है ये जो बड़े फैसले हैं, शायद PSL आ गया, टाइम हमारे पास है, इसलिए थोड़ा सा एक वक्त तो मिल गया है हमें इन चीज़ों के लिए? देखिए ये तो टाइम अभी पाकिस्तान के पास है, लेकिन एक ये भी तो हम देखें ना जो मुल्की हालात चल रहे हैं जी, ऐसे ना हो कि ये फैसले करने में देर हो जाए, बाद में कोई और आ जाए। जिस तरह सेठी साहब ने कल इशारा भी दे दिया कि कोई जब तक हम हैं। दूसरी रजीम आ गई तो मैं फ़ौरन छोड़ दूंगा। तो मेरे ख्याल में ये फैसले मुझे लग रहा है कि 1-2 हफ्ते में, लेकिन हो सकता है पीर को कर दें, क्योंकि अभी तक तो बहुत ज़्यादा PCB ने ऐसा अंदर सिस्टम बनाया हुआ है कि ख़बरें बाहर आ नहीं पा रही। लेकिन ये चूँकि फॉरेन लीग्स हो रही हैं, एक साउथ अफ्रीका में, एक बांग्लादेश में, एक UAE में, तो दुनिया के जो बड़े कोचेज़ हैं इनमें से यकीनी तौर पर कोई ना कोई, देखें पाकिस्तान की टीम अगर मिकी आर्थर नहीं आ रहा आज, अगर मिकी आर्थर का इतना बड़ा नाम है तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बाद उसने वो नाम पाकिस्तान में भी तो कमाया ना। तो लोग चाहेंगे तो सही कि, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत है कि एक तगड़ा और अच्छा कोच आ जाए। फिर कोच जब आएगा फिर वो अपनी कोचिंग टीम भी साथ लाएगा। फिर चीफ सेलेक्टर भी इनको ऐसा लाना है जो एक तो हैवीवेट हो, फिर उस हेड कोच के साथ उसका मिजाज भी मिलता हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा चीफ सेलेक्टर आ जाए कि पता चला हेड कोच और चीफ सेलेक्टर आपस में लड़ रहे हैं। भी इन सारे स्टेक होल्डर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्स हैं, वो है बाबर आजम, जो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान, और इस तरह की खबरें सारा कुछ आया। और जाहिर बात है शाह मसूद जिनकी शादी भी हुई है, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। सो एक मामला ये भी था कि इनको भी पैगाम दिया गया, जैसे ना शाह मसूद को वाइस कैप्टन बना के, हालात फिर वो बने नहीं। तो ये कैप्टनसी का मामला आप कैसे जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि सेठी साहब की एक चीज़ तो है कि वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, तो उनको लगेगा जैसे हमें लग रहा है कि टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी है, कुछ है, लेकिन फिर बात ये होती है अल्टरनेट भी कोई नहीं है, जो सबसे बड़ा इशू है। देखिए बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है और दुनिया में उसका इतना बड़ा नाम है। अभी जो आप लोगों ने भी कुछ इंटरव्यूज़ किए, कुछ मैंने और इंटरव्यूज़ सुने, अजहरुद्दीन ने भी कहा, तो बाबर आजम को तो देखें दुनिया बहुत हाई रेट करती है। बिल्कुल। और बाबर आजम को मेरा ख्याल में अभी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना बड़ा, वो खुद भी बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। अगर बाबर आजम कल खड़ा हो जाए PCB के सामने कि भाई माजी में होता रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर्स कहते थे हमें कप्तानी देंगे तो हम टीम के साथ रहेंगे, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को अभी छेड़ना ठीक नहीं है। बल्कि ये जो सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है, मुझे खुशी हुई कि ऑस्ट्रेलियन चैनल को PCB ने शटअप कॉल दी, फिर उसने वो अपनी ट्वीट को डिलीट किया। अजहरुद्दीन साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा भाई कि कोई कैप्टन 1-1.5 साल में बनता नहीं है, आप वक्त दीजिए, वक्त देने से ही कप्तानी में बेहतरी आती है। ये अजहरुद्दीन कह रहे हैं जो भारत के सबसे कामयाब कप्तान है। लेकिन गफ्फार वो अपने सिस्टम में देख रहे हैं, हमारे सिस्टम में इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में अभी एटलीस्ट वाइट बॉल फॉर्मेट में तो बाबर आजम को छेड़ना ठीक नहीं है। आप उसके साथ किसी को भी वाइस कप्तान बनाए ना। देखें शान मसूद को सबसे पहले तो मेरी तरफ से मुबारकबाद के कल रात उनका निकाह हो गया। आज उनकी रुखसती भी है, फ्राइडे को कराची में वलीमा है। लेकिन शान मसूद भी ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, लेकिन जिस तरह हमने शान मसूद के बारे में पिछले दिनों एक कैंपेन चल गई ना, उससे भी हमारे प्लेयर्स में एक तरफ तो हम उसको कप्तान बनाने जा रहे थे, जरूरी प्रेशर डाल दिया। गैर जरूरी। शायद आफरीदी का आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि जी उसको वाइस कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। तो मेरा ख्याल अब शायद आफरीदी भी चले गए, मुल्तान सुल्तान में दोनों साथ भी रहे, तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये देखें मैन मैनेजमेंट का वक्त है, सेठी साहब को ग्राउंड के अंदर भी फैसले लेने, PCB हेडक्वार्टर में भी लेने, लिहाजा अब सेठी साहब की जो मैनेजमेंट है उसका अंदाज़ा इन फैसलों से भी होगा। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को एटलीस्ट जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही है उस वक्त तक तो छेड़ना ठीक नहीं है। चलिए T20 स्टाइल में कुछ जल्दी सवाल करते हैं, वक्त की कमी भी है। इसके बाद एक सेगमेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट का मामला। सर बड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि सेठी साहब ने कल कहा कि चले सिस्टम चल रहा था, दूसरा लाए थे, अच्छे प्लान के साथ लाते, लेकिन फिर चला नहीं। यार अब जो सिस्टम पे हम दोबारा जाना चाह रहे हैं, शायद सुना है कि वो भी इतना आसान नहीं होगा। आपकी बड़ी गिरफ्त है पाकिस्तान के इस मामला पर जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, और जिन आप लोगों को बहुत अरसे से जानते हैं, ये ट्रांजेक्शन इतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि कंपनीज क्या सोचेंगी, एक साल आप बंद कराते हैं क्रिकेट बोर्ड होकर, दूसरे साल बोलते हैं कि ओपन कर दें,
तो ऐसे तो ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा, हमें कंसेंसस डेवलप करना ही पड़ेगा इसके ऊपर, कोई एक सिस्टम के ऊपर। देखिए गफर, हमारे मुल्क की जो इकॉनमी का हाल है, अगर कल हम स्टेट बैंक को पीसीबी ने यकीनी तौर पर कहा होगा जी हाँ, कि टीम शुरू कर दो, तो स्टेट बैंक जो एलसी खोलने के लिए उनके पास डॉलर्स नहीं है, कंपनियां जो हैं उनके कंटेनर्स हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे खड़े हुए हैं, तो वो किस तरह अपनी टीम को शुरू कर देगा। ठीक। देखिए है बहुत मुश्किल काम, लेकिन वो जो पिछला था ना 2018 से लेकर अभी तक का जो दौर था, क्रिकेट जैसी भी हुई, लेकिन मेरिट का जितना कत्लेआम हुआ, जितना प्लेयरों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, मेरे ख्याल में शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनके साथ जो हुआ है इस डोमेस्टिक क्रिकेट में, मेरे ख्याल में उनके ज़ख्मों का मदावा भी ज़रूरी है और उसमें बेहतरी लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और चीज़ जिस पे ज़्यादा हमें अफसोस भी हुआ कि वसीम खान और एहसान मानी के दौर तक भी सर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी पिचेस बनाकर मैचेस जीते, हसन अली की 10 विकेट थी पिंडी में। ये फिर हुआ क्या माजिद भाई, आपने तो इसमें बड़ी स्टोरीज की भी हैं कि फिर ऐसी पिचेस बनने लगी कि ना तो वो हमारी क्रिकेट ब्रांड को सही तरह से रिप्रेजेंट करती थी, ना हमको ऐसी टीम दिखाई दी जो होम ग्राउंड पर जीत सके, और ये बायस शर्मिंदगी बना कि हम अपने 8 में से कोई एक भी होम टेस्ट जीत ना सके। और फिर हमने ये भी तनकीद बर्दाश्त की कि आईसीसी ने 2 मरतबा हमारी पिच को बिलो एवरेज जो है वो डिक्लेयर किया। सो ये एक क्रिकेटर रमीज राजा साहब की हम बड़ी इज्जत करते हैं, वो पाकिस्तान का बड़ा नाम है, लेकिन ये बहुत ही हैरानगी की बात है कि उनके दौर में क्रिकेटिंग, प्योर क्रिकेटिंग डिसीजन जो है उस पर जो है वो लोग बड़े परेशान रहे। गफ़ार, हमने तो साल से इन्हीं पिचेस पर पाकिस्तान जी टीम को खेलते हुए भी देखा है, जीते हुए भी देखा है। पाकिस्तान ने इन पिचेस पे दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया। अगर हमने अपनी टीम के लिए पिचेस बनाई थी तो फिर हमने रिजल्ट क्यों नहीं अच्छे प्रोड्यूस किए। बिल्कुल। देखें उस 4 साल की जो पिछला जो आपका सवाल था, 4 साल में हमारे पास कोई ब्रायन लारा और डॉन ब्रैडमैन नहीं यहाँ पर पैदा हो गए। उस 4 साल का भी एक टाइम होता है ना, एक साल में तो चले आपको कोई प्लेयर नहीं मिलता, तो हमारे पास अच्छे प्लेयर्स की भी कमी थी। मेरे ख्याल में हम पिचेस के गिर्द घूमते रहे और वहीं हमारा फोकस रहा। और मजीद में आपसे बात करता हूँ, शॉर्ट ब्रेक है, उस पर हमें जाना है, फिर वापस आकर इस जुमेरे टॉपिक पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगी। आखिर में कुछ वुमेन क्रिकेट की बात भी करते हैं। अंडर 19 में पाकिस्तान वुमेन टीम अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी जो मेन वुमेन टीम है अगेन उनको शिकस्त हो गई है। और क्या समझते हैं, ये एक ऐसी हमारी शोबा है जिसमें हमें 2 तरह की बात होनी चाहिए। तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी, हमारी जब लड़कियां बाहर खेल रही हैं तो ये एक अचीवमेंट भी है हमारी सोसाइटी के लिहाज से, और फिर एक जो वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन वो जो ठहराव है इस वुमेन क्रिकेट के अंदर आ गया, जहाँ बड़ी टीमों को नहीं हरा पा रहे, ये डिसअपॉइंट भी करता है। शायद हम समझते हैं कि अब तक कोई और बेहतर रिजल्ट आ जाने चाहिए थे। देखें गफ़ार, बहुत मैंने आज इस पे एक ट्वीट भी किया है। जी हाँ। और सेठी साहब को मैंने कहा कि भाई इस तरफ भी आप देखें कि हम एक तरफ विमेंस लीग कराने जा रहे हैं और हमारी अपनी टीम का हाल देखें। मैं एक छोटा सा टाइम भी आपके पास कम है, जलालुद्दीन जब चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने बताया कि एक लड़की को जब मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे कप्तान ने कहा कि इस लड़की को ना लीजिएगा। कहने का जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, टीम में डाल दिया, कप्तान ने लिस्ट देखी, उसने कहा कि आपने सेलेक्ट तो कर लिया है, मैं इसको खिलाऊंगी नहीं। और जलालुद्दीन ने कहा कि वो लड़की खिली नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक माफिया है विमेंस क्रिकेट के अंदर। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीरियसली देखना है कि हम अरबों रुपए लगा रहे हैं, इनके हमने पैसे बढ़ा दिए, मराद बढ़ा दी, लेकिन जब टीम रिजल्ट नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि फिर हमें चाहे फॉरेन कोच लेके आ जाए, लेकिन कोई ऑपरेशन की तो मुझे लगता है मार्क कोल्स की वापसी की बातें हो रही थी। देखिए मार्क कोल्स पहले भी रह चुके हैं, एक और भी फॉरेनर आए थे, लेकिन रिजल्ट हमारे चेंज नहीं। वुमेन की अंडर 19 टीम हमारा अच्छा कर रही है अभी वर्ल्ड कप में, और हमने देखा कि सुपर 12 तक पहुंचे, तो वहाँ एक उम्मीद है कि अगर वहाँ ये बच्चियाँ कुछ बेहतर करें। तो आपने बात की, आई थिंक बैकअप की माजिद भाई जो जरूरत है, ये अंडर 19 में अगर परफॉर्मेंसेज हुई तो खुद ब खुद प्रेशर आएगा मेन टीम पर, और फिर एक नया टैलेंट अपना रास्ता बनाएगा खुद। देखिए आज जो मैच हुआ है सिडनी में, 4 चेंजेस पाकिस्तान ने की, तो ये अच्छी चीज़ है कि वहाँ अंडर 19 टीम परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर नई लड़की आ रही है, वो तूबा लड़की जो थी, उसने पिछले दिनों यहाँ होम सीरीज गालिबन वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका की सीरीज थी, उसमें परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जहाँ एक बात हो रही है कि जी पीसीबी के सिस्टम में काफ़ी ओवरहॉलिंग होगी, विमेंस विंग में मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या मसाइल हैं, लेकिन इस तरफ सीरियस देखने। अच्छा, आखिर में जरूरी बात करेंगे क्योंकि वुमेन क्रिकेट भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसके एग्जीबिशन मैच भी हो रहे हैं पीएस वुमेन लीग से पहले। ये बड़ा अच्छा स्टेप है जो कि हम जहाँ बात कर रहे हैं अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की और फिर लड़कियों को एक लाइमलाइट में लाने की। पीएसएल के दौरान आपके 3 मैचेस हो रहे होंगे,
और इट्स अ ग्रेट डिसीजन बाय पीसीबी के सितंबर में तो अलग भी कर दी, तो वो पीएसएल के शेडो में भी नहीं रहेगी, जो रमीज साहब का फैसला था कि साइमल्टेनियसली चलाएंगे, बट सेठी साहब ने इसको सितंबर में लॉन्च कर रहे हैं। एक अपनी शनाख्त मिलेगी इन लड़कियों को। देखिए, मैंने 2 ऐसे मैचेस देखे। लॉर्ड्स में 2009 का जो फाइनल था, जो पाकिस्तान ने जीता T20 वर्ल्ड कप का यूनुस खान की कप्तानी में, उससे पहले विमेंस फाइनल हुआ। जी। फिर कलकत्ता में जब वेस्टइंडीज ने 2016 में जीता, जी। तो उसके साथ फिर पहले विमेंस का हुआ, फिर मेंस का फाइनल हुआ जिसमें बेन स्टोक को 4 छक्के पड़े। जी। तो मेरे ख्याल में अगर ये इस तरह अट्रैक्ट करे ना क्राउड को, तो फिर प्लेयरों पर भी प्रेशर बिल्ड होता है कि भाई इतना बड़ा क्राउड बैठा है, हमसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। लेकिन ओवरऑल ये जो हमारा ख़वातीन क्रिकेट का सिस्टम है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां गलत है। मेरे ख्याल में ग्रास रूट क्रिकेट पे हमें काम करने की ज़रूरत है। शहरियार खान साहब के दौर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर बात हो रही थी। वहाँ से अगर टैलेंट आएगा तो वालदैन को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा कि भाई हमारी लड़कियाँ जा सकती हैं, तो फिर ही हमारी टीम आगे जाएगी। वरना हमारी इस वक्त की जो क्रिकेट है, हॉकी की तरह चंद सौ लोगों के गिर्द घूम रही है। इसमें टैलेंट में भी बड़ा पूल करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, पोल ऑफ प्लेयर भी बढ़ेगा आई थिंक इस वुमेन लीग से। दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, चूंकि जब तो फिर जो स्पेशली हमारी मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, आई थिंक उनकी बच्चियों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की मेहनत करें तो एक और आपके पास एवेन्यू खुल गया। जॉब्स वगैरह तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में एवेन्यू खुल जाए, क्योंकि 4 टीमों का मतलब ये होगा कि 20 खिलाड़ी भी अगर हर टीम है तो 80 लड़कियों को एक अच्छे पैसे मिल सकते हैं, कैरियर मिल सकता है, और हर साल ये इंडक्शन होती जाएंगी। तो माजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और एक ऐसे दौर में माजी साहब से हमने बात की जब इस वक्त जो खबरें हैं ना उनको परखना बड़ा ज़रूरी है। तो माजिद भाई की तजवीज़ से हमें बहुत सारी बातें जो है ना वो समझ में भी आई, और लगता है कि फ्यूचर में जो चीज़ें होने जा रही हैं उनकी कुछ हमें लगता है कि जो मुश्किल फैसले हैं उनकी तरफ जो है ना वो एक हमें कुछ राह भी मुतय्यन करने में आसानी होगी। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।